नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम हायर एजुकेशन पीवाईक्यू के क्लास 2 करेंगे। इसमें हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करिए, मैच करिए कि अथॉरिटी या वायसराय कौन था उस टाइम का और कमीशन चेयरमैन कौन था। तो लॉर्ड रिपन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका क्या लॉर्ड कर्जन, तीसरा आपका विलियम बेंटिक, चौथा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड रिपन के कौन से काल था, ये 1882 में थे। 1882 में कौन सा कमीशन आया था, तो वो हंटर कमीशन आया था। तो ध्यान रखिए हंटर से रिलेट कर। लॉर्ड कर्जन 1902 से रिलेट करते हैं। तो उस टाइम के कौन थे, लॉर्ड कर्जन के क्या थे, थॉमस रैले थे। ठीक। विलियम बेंटिक कौन सा कमीशन था, ये 1835 जो मैकाले समय में आए थे। तो थॉमस बबिंगटन मैकाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948 में थे, 1948-49 जो भी बोले। तो ये कौन से थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे हंटर लिखा है, हंटर। अब इसके जो वो अथॉरिटी ऑफ वायसराय उस टाइम कौन थे, रिपन। अब एक चीज ध्यान रखो, हम इसको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। अब ध्यान रखो, हंटर में टर और पीओएन। तो यहाँ पे एक चीज रखो, एक मिनट, यहाँ पे रिपन रिपन और यहाँ पे इसके वो कौन थे, वो हंटर, डब्लू मतलब सिर्फ हंटर लिखो, हंटर। अब एक चीज़ निकालो यहाँ पे, पंटर, पंटर। इसको पहला याद हो जाएगा, पंटर बोलते हैं अपना पंटर। दूसरा आपका कर्जन रेले, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दूसरा आपका क्या है, कर्जन क्या है, रेले। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कर्जा ले लो, तो इससे क्या होगा, कर्जा से कर्जन हो जाएगा, ले लो मतलब रेले। ठीक। अब यार ध्यान रखो, तीसरा क्या है, विलियम बेंटिक। विलियम सिर्फ बेंटिक लिखो, विलियम बेंटिक। यहाँ पे क्या है, बबिंगटन मैकाले। बबिंगटन पहले लिखो, बबिंगटन, बॉबिंगटन मैकाले। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे क्या लिखो, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब इसको याद करने के ध्यान रखो, ये तरीके देखो, विलियम बेंटिक, यहाँ पे क्या लिखो, मैकाले और बेंटिक। तो मैकाले को मेरा, बेंटिक को क्या लिखेंगे, बेटा, काले को क्या लिखेंगे, मेरा बेटा काले। ठीक, ये ध्यान रखना, किसी को यहाँ पे वो नहीं किया जा रहा है, मतलब बॉडी से रिलेट नहीं किया जा रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना कि आप काले हैं गोरे हैं, ये इससे नहीं, बस आपको तरीका बताया जा रहा है कि ये याद कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेरा बेटा काला, मेरा बेटा काला। ये ध्यान रखना, मेरा से मैं काले हो गया, बेटा से वेंटिक हो गया, काला से ये ध्यान रखना काले। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, भारत में उच्च शिक्षा पर हंटर आयोग, हंटर आयोग कब आया था, 1882 में आया था। ठीक, कि क्या सिफारिशें थी, ये ध्यान रखना। हंटर आयोग की मतलब हंटर कमीशन, हंटर कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो पहला क्या था आपका, सरकार को उच्च शिक्षा का प्रबंधन भारतीयों पर ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यानी सरकार को सिर्फ नज़र रखनी चाहिए, लेकिन कॉलेजों का जो संचालन है वो क्या हो, भारतीय समाज और संस्थाएं करें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सरकारी कॉलेज वहीं स्थापित किए जाएं जहां मांग हो, यह भी बात सही है क्योंकि हंटर आयोग इसकी सिफारिशें करते हैं। ठीक। और तीसरा ऑप्शन जो आपका है, सरकार को गैर सरकारी महाविद्यालय को क्या करना चाहिए, उदारतापूर्ण क्या अनुदान देना चाहिए, मतलब यानी ग्रांट देना चाहिए, प्रोवाइड ग्रांट। ठीक, ये भी बात सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, छात्रों को बिना किसी विकल्प के निर्धारित विषयों का अध्ययन करना चाहिए, ये गलत बात है। इसका क्या है, मतलब यहाँ पे बिना किसी विकल्प के निर्धारित विषयों का अध्ययन करने से ये नहीं होता है, इसकी सिफारिश से हंटर कमीशन नहीं करते हैं। कॉलेजों में नैतिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, इसका भी सिफारिश नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आपका ऑप्शन ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ध्यान रखिए इग्नू का फुल फॉर्म पूछता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक, वाज सेटअप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या 1965 में हुआ था।
तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के आधार पर हुआ था, लेकिन 1985 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1965 दिया, जबकि हुआ कब था इस्टेब्लिश, मतलब स्थापना इसका, तो 1985 में। ध्यान रखिए, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी, ठीक, ये ध्यान रखा, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी, यहाँ पे ज्ञान लिखना है, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के माध्यम से एकीकृत मल्टीमीडिया निर्देशों का उपयोग करने की रणनीति अपनाई गई। ये बात सही है। अब समझो इसको क्या कहना चाह रहा है। इग्नू क्या किया था, शिक्षा को पहुंचाने के लिए ज्ञान दर्शन, जैसे ज्ञान दर्शन जो है, ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान दर्शन क्या है, एक टीवी चैनल है, ठीक, टीवी चैनल। और जो ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी, ये क्या है, एफएम रेडियो है, एफएम रेडियो है। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप, मतलब जो इग्नू है वो शिक्षा पहुंचाने के लिए इन दोनों चीज़ों का मतलब उपयोग करता है, ज्ञान दर्शन का और ज्ञानवाणी का। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी का इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो ये ध्यान रखो, ज्ञान दर्शन जो है ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। ज्ञानवाणी का स्थापना कब हुआ था, 2001 में स्थापित हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पहला आपका इग्नू जो है, इग्नू 1985 में, ये ध्यान रखना, इग्नू 1985 में, ठीक। इसका ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन 2000 में हुआ था और ज्ञानवाणी क्या किस में था, 2001 में, ये ध्यान रखना, इस्टेब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत, दूसरा आपका स्टेटमेंट सही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। 24 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। ये हम आपको जब वुड डिस्पैच पढ़ाए हैं उसमें हम बताए होंगे कि ये तीनों यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोले थे, बीएमसी। ये ध्यान रखना, बीएमसी क्या है, 1857, बॉम्बे, बी से बॉम्बे, एम से मद्रास, सी से कलकत्ता। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये कब हुआ था इस्टेब्लिश, 1857 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना, 1887 में, 1887 में। एक और पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब, यहाँ पे लिखते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1882 में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ABC आपका क्या है, करेक्ट है, ABC। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना, किस शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, विच एजुकेशन कमीशन सजेस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सम यूनिवर्सिटी इनटू सीनियर यूनिवर्सिटी। तो सीनियर यूनिवर्सिटी को किसने मतलब विकसित करने का सुझाव दिया, तो कोठारी कमीशन, ये ध्यान रखना। अब सभी कमीशन का ईयर देख लो, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी आते हैं। तो सार्जेंट कमीशन 1944 में आया था, ठीक। राधाकृष्णन 1948 में आया था, ठीक। मुदालियर, ये मुदालियर 1952 में आया था, ठीक। अब ये ध्यान रखो, कोठारी 1964 में आया था, ये ध्यान रखना आप लोग, कोठारी 1964 में। तो ये सीक्वेंस में आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब सीनियर यूनिवर्सिटी, ये कीवर्ड इसका ध्यान रख लो, कीवर्ड इसका सीनियर यूनिवर्सिटी, सीनियर मतलब वरिष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का सुझाव, तो कोठारी कमीशन, ये ध्यान रखना आप लोग। कोठारी का पूरा नाम क्या है, तो दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, जिसको क्या कहते हैं, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे। 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित करने का सुझाव दिया गया। यहाँ पे ये सुझाव दिया गया कि दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या किया जाए, मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाए। समझो इस चीज़ को, इस नीति में क्या किया गया कि डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग पे क्या किया जोर दिया गया था, ठीक। इसमें साफ तौर पे क्या कहा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या किया जाए, मल्टीमीडिया का उपयोग किया, जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंट हो गया, मतलब ETC, मतलब क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा और चीज़ें हो गई, इसका ताकि प्रयोग किया जाए ताकि शिक्षा तक सभी लोगों का क्या हो, पहुँच हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दूरस्थ शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाए, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ये चीज़। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए, ठीक, समिति ने सिफारिश की
भारत में किसी से अधिक भी विश्वविद्यालय संबंध कॉलेज नहीं होना चाहिए। भारत में कोई भी विश्वविद्यालय हो तो उससे कितने संबंध मतलब महाविद्यालय होंगे, मतलब कॉलेज होंगे, ये ध्यान रखना। तो 100 महाविद्यालय होंगे। एफिलिएटेड कॉलेज कितने हो चाहिए? अधिक से अधिक 100 कॉलेज। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब इस चीज़ को समझिए, अब इस चीज़ को समझो आप लोग। जो कमिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसके जो वो थे मतलब टी एस आर सुब्रमण्यम, ये जो मतलब वो क्या कहते हैं, अध्यक्ष, चेयरमैन जिसको बोलते हैं। ठीक, इसने क्या सिफारिश किया कि किसी भी विश्वविद्यालय में 100 से ज़्यादा कॉलेज एफिलिएटेड यानी संबद्ध नहीं होने चाहिए। यही मतलब TSR सुब्रमण्यम, ये ध्यान रखना। ये कब आया था? तो 2016 में आया था, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। 28 नंबर के क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा की शुरुआती दिनों में मुख्य रूप से विषयों पे ध्यान केंद्रित किया जाता था। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे किस पे ध्यान नहीं दिया जाता? कृषि पे, मेडिसिन पे, मतलब आर्ट्स पे या लॉ पे। ठीक, ये ध्यान रखना। मतलब कृषि, औषधि, कला या कानून, यानी एग्रीकल्चर, मेडिसिन, आर्ट्स या लॉ पे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो पहले। जैसे समझो आप लोग, प्राचीन और औपनिवेशिक जो शासन था, ठीक, उस टाइम क्या था? उच्च शिक्षा पे जो जोर दिया जाता था वो लिबरल आर्ट्स या और ह्यूमैनिटीज पे दिया जाता था, ये ध्यान रखना। ठीक, ये ध्यान रखना। ये क्या है? आर्ट्स पे ध्यान दिया जाता था, यानी कला पे ध्यान दिया जाता था। ठीक, ये चीज़ समझे आप। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग था, जो 1948 में आया था, ये ध्यान रखना। जो कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में। ठीक, सार्जेंट कमीशन 1944 में। मुदालियर कब आया था? तो 1952 में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो जो पहला आपका स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति बनाई और पूसा में एक केंद्रीय संस्थान बनाया? ये ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन क्या थे? वायसराय थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब थॉमस रैले। यहाँ पे थॉमस रैले। ये कर्जन कब से, मतलब कौन से ईयर से रिलेट करते हैं? 1902 के ईयर से रिलेट करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जो कृषि नीति बनाई गई थी उसको समझो आप। जो यहाँ पे जो कर्जन थे, कर्जा लेके, एक मिनट, कर्जन जो थे वो कर्जा लेके क्या किए? कृषि बनाए। कर्जा लेकर खेती का काम किए। कर्जा लेकर खेती का काम करते, इस तरह आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा, काम किए, ये ध्यान रखिए। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, कृषि वाला पे, कृषि पर एक नई नीति लागू की, नई पॉलिसी यानी नीति या पॉलिसी लागू किए। अब एक चीज़ इसको समझो, इसका क्या नाम था? इंपीरिकल या सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा बिहार में था। इंपीरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब एक चीज़ ध्यान रखो, क्या हुआ कि बिहार में, ये क्या हुआ, ये बिहार में था। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखो इसके बारे में, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IARI, ये ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, बिहार में भूकंप आ गया 1934 में। मतलब उस टाइम बिहार में क्या हुआ, भूकंप आया। तो ये बाद में क्या हुआ, 1934 में दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अब? इंडियन, जब दिल्ली में इसका नाम बोला गया तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? IARI,
आई कहते हैं। यहाँ पे एम्पिरिकल था, जब बिहार में भूकंप आ गया तो इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये दिल्ली में इसका नाम क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर से हो गया, दिल्ली में यह है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे। 31 नंबर के क्वेश्चन में अब इसमें क्या दो कथन दिए गए हैं, ये ध्यान रखिए। कथन एक क्या कह रहा है, कथन दो, तो यूजीसी, ठीक, यूजीसी एआईसीटीई होता है, यहाँ पे लिखिएगा एआईसीटीई, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एआईसीटी मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, एनसीटीई, ठीक, जैसे शिक्षा के नियामक निकायों को समाप्त करने के लिए विचार इस धारणा पर आधारित है कि कई जो कि क्या अनावश्यक है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझो, द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन जैसे लाइक यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, ठीक, इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सच मल्टीपल बॉडीज क्या हो, रिडंडेंट हो। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला गया कि कई ऐसे निकाय हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, एनसीटीई है, इन सभी को क्या किया जाए, खत्म कर दिया, क्योंकि इसको मतलब इसको समाप्त करने के लिए बोला गया। ये ध्यान रखना। तो ये बात सही है, ये ध्यान रखना, ये बात सही है कि कई ऐसी बॉडी है जो अनावश्यक रूप से क्या करती है, ओवरलैप कर जाती हैं, जो एक दूसरे को काम में क्या करती है, बाधा डालती हैं। तो इस ऐसे बॉडी को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो कथन सेकेंड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, नियामक निकायों को समाप्त करने के विचार का विरोध किया। जो जैसे यूजीसी, एआईसीटी या एनसीटीई है, वो क्या किया, इन सभी का विरोध किया कि ऐसे निकायों को समाप्त ना किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में क्या होगा, क्योंकि इससे भारत में जो कानूनी पेशेवर के शीर्ष नियामक निकाय है के रूप में इसकी भूमिका प्रभावित होगी। इसको समझो आप इस लाइन। बार काउंसिल क्या किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सिर्फ शिक्षा के जो रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि लीगल प्रोफेशन को भी क्या करता है, एपेक्स बॉडी है। तो इसे हटाने का जो डिल्यूट है करने से वकीलों के प्रोफेशनल पे जैसे बार काउंसिल क्या करता है कि जैसे उनके जो क्या करते हैं, जो वकीलों की पढ़ाई थी उस पर क्या होगा, असर पड़ेगा। तो इसलिए इसका बार काउंसिल ने क्या किया, इसका विरोध किया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कथन सेकंड भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या पहल की गई थी। पहले आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के ईयर जानो। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके क्या था, 1961 तक था। पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक, 1951 से लेके 1956 तक था। ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये दूसरा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर FYP लिख देते हैं, 5 ईयर प्लान, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या बोला गया, पहला गैर निष्पादित इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, ये नहीं। ठीक, मद्रास में IIT की स्थापना, ये ध्यान रखना। मद्रास में क्या किया जाएगा, मद्रास में IIT की स्थापना किया गया, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये ध्यान रखो। मौजूदा तकनीकी संस्थानों में सुधार के मतलब सुधार के लिए क्या किया जाए, योजनाएं बनाई गई, ये भी बात सही है। देश के चुनिंदा तकनीकी संस्थानों में उत्कृष्ट छात्रों के लिए वजीफा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये ध्यान रखो कि क्या किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि देश में चुनिंदा जो तकनीकी हैं, मतलब स्टिपेंड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट आर सेलेक्टेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देश के जो चुनिंदा तकनीकी संस्थान उसमें जो छात्रों को जो क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, तो वजीफा आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाए, ये बात सही है। मुद्रा प्रौद्योगिकी के लिए एक केंद्रीय संस्थान स्थापित किए जाने की योजना, जो इसमें क्या क्या प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो क्या किया जाए, उसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की एक योजना थी, भी इस अवधि में रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये BCDE आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे। 33 नंबर के क्वेश्चन को समझो आप। 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साहित्यिक चोरी पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समानता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित रूप से किस स्तर का अनुरूप है। अब यहाँ पे 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 को मतलब यहाँ पे समझो सभी लेवल को। लेवल 0, यहाँ पे ध्यान से समझना, लेवल 1 से साहित्यिक चोरी नहीं शुरू होता है, लेवल 0 से शुरू होता है। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3, ये कितने लेवल हो, पहला ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये ध्यान रखना। तो पहले में क्या किया गया, 0 से 10%, 0% से लेके 10%। अब दूसरे वाले में क्या किया, 10% से ऊपर और 40% से नीचे, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखो 40% से लेके 60% तक, अब 60% से ऊपर तीसरे लेवल में, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें कीवर्ड ध्यान से समझना। आपका कौन सा परसेंट पूछा है, 14%। 14% किसके बीच में आ रहा है, 10 से 40 के बीच में आ रहा है ना, तो लेवल 1 आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे और चीज़ समझो, यहाँ पे 0 से 10% में कोई सज़ा नहीं थी, कोई सज़ा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो लेवल 1 में क्या था, यहाँ पे क्या था, 6 महीने के भीतर आप क्या करें, अपने थीसिस या डिसर्टेशन को क्या करें, 6 महीने का टाइम दिया जाए ताकि जमा कर सकें, 6 महीने के भीतर, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जो लेवल 2 है, जो 40 से 60% था, वहाँ पे 12 महीने के बाद है और 18 महीने के भीतर जमा करना है। 12 महीने से लेके 12 से 18 महीने के बीच में जमा करना है, लेकिन 12 महीने के पहले आप जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये ध्यान रखना, क्या, अपने थीसिस या डिसर्टेशन को। यहाँ पे पंजीकरण आपका रद्द हो जाएगा 60% के ऊपर से, पंजीकरण रद्द। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मतलब वहाँ पे एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए क्या होता था, यहाँ पे क्या कहे, यहाँ पे भी पहले मतलब लेवल 0 पे कोई सज़ा नहीं होती थी। अब लेवल 2 पे ध्यान रखो, मतलब लेवल 1 पे, यहाँ पे लेखक को अपने पेपर वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेखक को अपने पेपर वापस लेने पड़ते हैं, लेखक को अपने पेपर वापस लेना पड़ता। अब यहाँ पे लेवल 2 में क्या होता था, यहाँ पे 2 साल के सुपरवाइजर आपने या गाइड नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे लेवल 2 को समझ लो, लेवल 2, यहाँ पे आप 2 साल के जो है 2 ईयर के लिए सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे, ठीक, नहीं। और 1 साल का क्या होगा, आपका वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी। 1 साल के लिए क्या होगा, 1 साल वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगा। अब लेवल 3 में क्या होता था, लेवल 3 में अब यहाँ पे आपको क्या होगा, 3 साल तक सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे, 3 साल तक सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। और 2 साल के लिए वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगा, 2 साल के लिए वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगा, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेवल 2 का यहाँ पे आ गया है, लेवल 3 का ये क्या है, लेवल 3 का यहाँ पे पढ़ा दिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना परसेंट पूछा है, 14% पूछा है। एक चीज़ ध्यान रखो, हम इसको एक ट्रिक बताते हैं आपको, 0 146, ठीक। अब 1 से समझो आप, 0 से लेके 10%, 10 से 40, 40 से लेके 60, 6 मतलब 60 से ऊपर, ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्या होगा, आपका जैसे बोलते हैं ना 0 146, ये नंबर याद कर लो, 0 146 या सिर्फ 146 याद करो, 10%, 40%, 60%, 60% से ऊपर, ये ध्यान रखना। तो पहले में कोई सज़ा नहीं, ठीक, दूसरे में 6 महीना, तीसरे में क्या होता है 12 से 18 महीना, चौथे में आपका पंजीकरण रद्द, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे, हुबाई मतलब 34 नंबर के क्वेश्चन में, 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे क्या बोला, हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का निर्देश था कि वह निम्नलिखित संभावनाओं का क्या करे, पता लगाए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो आप, हुमायूं कबीर समिति कब आया था, इसको समझो आप। हुमायूं क्या था, कबीर समिति। हुमायूं जो कबीर समिति है, यहाँ पे लिखते हैं हुमायूं कबीर समिति, ये कब आया था, 1956 से 57 के बीच में, 1956-57 के बीच में। अब ये क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये ईयर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्रोनोलॉजी में हुमायूं कबीर समिति का नाम आया है, ये ध्यान रखना आप लोग। हुमायूं कबीर समिति कब आया था, 1956 से 57 के बीच में। तो ये क्या बोले थे, नए विश्वविद्यालय की स्थापना करें, ये ध्यान रखना। अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1854 के डिस्पैच ने सुझाव दिया कि भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अब 1854 के वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, इंग्लिश का मैग्ना कार्टा, ठीक, वुड डिस्पैच,
वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया, ये ध्यान रख लो आप। अब ये क्या होता है कि जो ये क्या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश को ज़्यादा क्या किए थे? प्रमोट किए थे, तो इंग्लिश यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो पढ़ाएंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओपन यूनिवर्सिटी, हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या ओपन यूनिवर्सिटी। तो भारत में निम्नलिखित में मुक्त विश्वविद्यालय का कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे आपको सारा चीज़ वो ट्रिक बता देते हैं कि कैसे इसको याद करना, उसके हिसाब से आप याद करिएगा। यहाँ आप ध्यान से समझो। आप जो पहला आपका ओपन यूनिवर्सिटी था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे था? हैदराबाद में, हैदराबाद, ये कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, एपी। यहाँ पे सिर्फ छोटा छोटा निमोनिक्स लिख रहे हैं, यहाँ से हटा के थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब दूसरा जो यूनिवर्सिटी था आपका, जो दूसरा यूनिवर्सिटी इग्नू। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इग्नू। तीसरा आपका कौन सा है? मतलब वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान क्या है? महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये ध्यान रखो, जो चौथा आपका है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। जो पांचवा है आपका क्या है? यशवंत राव चावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंत। अभी हम आपको एकदम एक निमोनिक्स छोटा सा बताएंगे आपको। यशवंत राव चावन क्या है? महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। छठवां क्या है? छठवां मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। सातवां क्या है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे? अहमदाबाद में, ये गुजरात में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे ये पहला जो यूनिवर्सिटी है वो हैदराबाद में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है आपका? अहमदाबाद में, गुजरात में है। अहमदाबाद ये गुजरात में है। जो आठवां आपका है ये क्या है? कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक क्या? स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। जो नौवां है आपका नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। जो 10वां पॉइंट है आपका ये क्या? उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, यूपी सिर्फ लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजश्री क्या है? टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक। अभी 11 नंबर पे क्या है? टीएन ओपन यूनिवर्सिटी, टीएन ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ध्यान रखो यहाँ पे ईयर, यहाँ पे समझ लो क्योंकि ईयर लिख दे रहा है आपको ताकि वो क्लियर हो जाए। 1982, ये 1985 में, ठीक, ये ध्यान रखना। 1987 में, ये क्या था? 1987 में, फिर 1989 में, ठीक। अब ये ध्यान रखना 1991,
1994, अब उसके बाद ध्यान रखो 1996, 97, उसके बाद 1998, ये 2002 में। अब एक चीज़ इसका निमोनिक्स ध्यान रखना आप लोग, आपको 2 यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, पहला और दूसरा, भीमराव अंबेडकर और इग्नू। जो इग्नू वो सेंट्रल लेवल पर ओपन यूनिवर्सिटी है पहला, लेकिन ध्यान रखो इग्नू क्या है, सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल कहते हैं ना, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जो इग्नू है, अगर सेंट्रल लेवल पे पहला ओपन यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो इग्नू है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक, ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला यूनिवर्सिटी, आप ये याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं 2 यूनिवर्सिटी आप याद कर लेंगे, भीमराव अंबेडकर का और इग्नू का। अब तीसरे से समझो, वी ए वा, ना से एन से नालंदा, वाई ए से क्या, यशवंत। तो वानाया, ठीक, वानाया, वा ना, यहाँ पे ध्यान रखो, वा फिर ना या, ठीक, क्या वानाया भोज, क्या है, बनाया भोज, किसने, अंबेडकर ने, ठीक, ये ध्यान रखना, अंबेडकर, अंबेडकर, ये ध्यान रखना। तो वानाया से क्या होगा आपका, क्या वर्धमान हो गया, ना से नालंदा होगा, वाई से यशवंत होगा, भोज से क्या हो गया कि ये जो क्या मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, ये याद हो जाएगा। अंबेडकर से क्या हो जाएगा आपका, भीमराव क्या हो गया, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद है, ये ध्यान रखना। अब बनाया, अब क्या हुआ, अंबेडकर जी बना दिए तो क्या हुआ, नेताजी क्या करने लगे, नाटक के क्या, नेताजी नाटक करने लगे, नेताजी नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक, नेताजी, ठीक, यहाँ से नेताजी निकाल लिए, ठीक, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये नेताजी नाटक कहाँ करने लगते हैं, यूपी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश। अब उसका टन मतलब टंडन, टीएन, ठीक, यूपी में टंडन जी हैं और टीएन हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। वानाया भोज अंबेडकर, लेकिन जब भोज बन गया तो नाटक होने लगा, कौन करने लगा नाटक, नाटक नेताजी करने लगे, कहाँ पे, यूपी टीएन में। तो ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी का क्रोनोलॉजी है, ओपन यूनिवर्सिटी का क्रोनोलॉजी मतलब क्रम सीक्वेंस है। ये निमोनिक्स आपके ट्रिक है, इससे आप याद करें। पहला और दूसरा आपको खुद याद करना है, पहला आपका भीमराव अंबेडकर है जो हैदराबाद में, दूसरा आपका इग्नू, ये आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे, 37 नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जो आपका क्रोनोलॉजी का ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ध्यान रखो, यूपी राजश्री तो ये लास्ट में होगा, क्योंकि टीएन टंडन ने दिया तो सी आपका लास्ट में होगा, यहाँ और यहाँ पे दिया सी लास्ट में। नाटक नेताजी, तो ए के बाद बी, ए बी और लास्ट में सी, ठीक। मध्य प्रदेश भोज, वानाया भोज, नालंदा ई से शुरू होगा आपका, तो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ई फिर उसका डी, बनाया भोज, क्यों, वा ना या भोज, ठीक, नाटक नेताजी यूपी में, ठीक, टीएन, ये ध्यान रखना। अभी क्या क्या इसमें पहला वर्धमान दिया, नहीं, नालंदा दिया, नालंदा यहाँ पे दिया है, वो या दिया, वो यशवंत वाला नहीं दिया है, भोज दिया, मध्य प्रदेश भोज यहाँ पे दिया है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो आपका पहला, ये दूसरा, फिर उसके बाद क्या आ गया, अभी उसका नाटक, नाटक वाला दिया है तीसरे नंबर पे, ठीक, या ध्यान रखना। नेताजी, नेताजी चौथे नंबर पे, ठीक, वो यूपी में, यूपी आ गया, ये ध्यान रखना, ये 5वां नंबर हो गया। तो नालंदा शुरू, भोज, फिर उसका नेता, तो ई, नालंदा ई है, फिर भोज आपका डी है, ठीक, आपका नेताजी, नेताजी बी है। यहाँ पे एक सीक्वेंस क्या हुआ, ए और बी एक साथ दे दिया, तो ए और बी को क्या, नेताजी और वो कर्नाटक, नेताजी यहाँ पे कहाँ गए, नेताजी, ये रहा नेताजी, कहाँ पे है, नेताजी और कर्नाटक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्रोनोलॉजी में ये क्या हुआ, ये गलत दे दिए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप यही सीक्वेंस याद करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। चाणक्य जो है, चाणक्य जैसे प्रतिष्ठित विद्वान ने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो ये ध्यान रखना। चाणक्य जो थे तक्षशिला से प्रयोग किए, मतलब वो अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे, तक्षशिला, तक्षशिला के विद्वान थे, ये ध्यान रखना। तक्षशिला जो है एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो भारतीय कला और विज्ञान विशेषकर चिकित्सा के लिए जाना जाता है, ये बात सही है। जो क्या था, तक्षशिला है वो किसके लिए जाना, मेडिसिन के लिए जाना जाता था,
ठीक, ये ध्यान रखें। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ध्यान रखें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साहित्यिक चोरी सामान्य ज्ञान या संयोगात्मक शर्तों पर क्या होता है, यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार क्या होता है, लगातार कितने शब्दों तक साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय इसे बाहर रखा गया। तो लगातार 14 शब्द, ये ध्यान रखना, ये मतलब ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसको ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये ध्यान रखना। तो 14 शब्द क्या है, लगातार आप समानता पाएगा तभी आपको क्या उससे बाहर, मतलब वो क्या किया, चोरी से बाहर रखा जाएगा, मतलब आप चोरी नहीं किए हैं, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझना आप लोग। निम्नलिखित प्राचीन विचारकों में, ये प्राचीन है, विचारकों में से किसने व्याकरण के विषय पर संधियां लिखी, ये ध्यान से समझना आप। अब एक चीज़ ध्यान रखो, पाणिनि, भर्तृहरि, कपिला और पतंजलि। अब एक चीज़ ध्यान से समझो आप, यहाँ पे क्या, पहले आप क्या करो, पाणिनि के बारे में समझ लो, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का। तो पाणिनि, पाणिनि या पाणिनि इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो पानी पी पी के क्या किए, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखे, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक, ये ध्यान रखना, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखे। अब एक चीज ध्यान रखो, ये क्या है, संस्कृत व्याकरण पे, संस्कृत व्याकरण पे, इंग्लिश में भी अष्टाध्यायी बोलते हैं, तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में नहीं लिखना है, अष्टाध्यायी मतलब संस्कृत व्याकरण पे, संस्कृत ग्रामर पे, ये ध्यान रखना। अब ये व्याकरण के जनक, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, ग्रामर या मतलब संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक, ये ध्यान रखना। जब भी व्याकरण शब्द आए या ग्रामर शब्द आए तो पाणिनि से याद रखना, ये ध्यान रखना, उनको पाणिनि ही ट्रिक करना। पहला ऑप्शन आपका, मतलब पहला आपका सही हो गया। दूसरा आपका क्या है, भर्तृहरि, भर्तृहरि, ये ध्यान रखना, ये क्या होना है, भर्तृहरि, भर्तृहरि। अब इसमें ध्यान से समझो, ये क्या किए, ये वाक्य पादिया लिखे, ये वाक्य पादिया, वाक्य पदीय, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में वाक्य पादिया, वाक्य पादिया, ये ध्यान रखना। इनका फोकस किस पे था, फोकस सिर्फ किस पे था, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पे, मतलब भाषा के दर्शन पर केंद्रित था, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, मतलब क्या है, भाषा के दर्शन पर केंद्रित है, भाषा के दर्शन पर केंद्रित, दर्शन पर केंद्रित, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं इसके, जो यहाँ पे जो ये क्या प्रपोज किए थे, ये प्रपोज क्या किए थे, स्फोट सिद्धांत है, स्फोट सिद्धांत है, स्फोटा सिद्धांत है, मतलब यहाँ पे थ्योरी, स्फोट सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। अब आते तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या, पतंजलि, 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 ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पतंजलि। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, महाभाष्य लिखते हैं, महाभाष्य, महाभाष्य। अब एक चीज ध्यान रखो, ये महाभाष्य किस पे लिखते हैं, तो जो कमेंटेटरी किए थे किस पे, पाणिनि के अष्टाध्याय पे कमेंटेटरी है, जो महाभाष्य लिखे थे, तो महाभाष्य जो है पाणिनि का एक कमेंटेटरी है। देखो जैसे बुक लिख दिया गया पाणिनि, तो पाणिनि पे कोई क्या होता है, कमेंट कर देता, तो ये कमेंट किस के रूप में जाना गया, महाभाष्य वो कमेंट किए थे। ये कौन किया था कमेंट, पतंजलि, उस पर क्या कमेंट किए थे, महाभाष्य, ये ध्यान रखना। तो कमेंटेटरी ऑन पाणिनिज अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी थे उस पर कमेंट हुआ था,
अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखे, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखो, पाणिनि ने जो क्या किया, नियम लिखे, तो उसको क्या कात्यायन ने क्या किया, कुछ संशोधन किए। जो कात्यायन का क्या फेमस बुक था, शुल्बसूत्र और ग्रंथ वर्तिका, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे समझो, अब एक चीज यहाँ पे समझो और, पाणिनि ने नियम लिखे, पाणिनि जो अष्टाध्यायी थे वो नियम लिखे, पाणिनि ने नियम लिखे किस पे, व्याकरण पे। अब उनका संशोधन जो व्याकरण अष्टाध्यायी, उस पर क्या कुछ कोई मतलब कोई थिंकर होता है तो संशोधन होता है ना, तो कात्यायन ने संशोधन किया, कात्यायन ने कुछ संशोधन किए, कुछ संशोधन किए, ये ध्यान रखना। अब क्या किए, पाणिनि और कात्यायन का पूरा दोनों का संशोधन पतंजलि ने किया। पतंजलि ने जैसे पाणिनि और कात्यायन के दोनों को समझाकर व्याख्या की, दोनों को समझाकर व्याख्या की, समझाकर व्याख्या की, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो कात्यायन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कात्यायन का नाम आ गया है, तो ये ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने, हम यहाँ से क्वेश्चन बने, इसको पीवाईक्यू में हम देखे हैं, ये ध्यान रखना। कात्यायन, कात्यायानन, ठीक, ये ध्यान रखना। ये कौन से ग्रंथ लिखते हैं, शुल्बसूत्र, मतलब ये वर्तिका, वार्तिक, ठीक, वार्तिकास, वार्तिका, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये क्या है, वर्तिकास किसके नियमों पर है, पाणिनि के नियमों का स्पष्टीकरण और संशोधन किए थे। जो वर्तिका लिखा गया था ये पाणिनि के नियमों पर क्या किया गया, वो स्पष्टीकरण और संशोधन था, स्पष्टीकरण और संशोधन था, संशोधन दिए। अब इसको समझो कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो कोई हम बुक लिख दिए, अब मेरा बुक हमेशा के लिए सही होगा नहीं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ संशोधन, तो क्या क्या हुआ कि मेरा कोई स्टूडेंट क्या मेरे बुक में संशोधन किया, अब फिर मेरे स्टूडेंट का, ठीक, कोई और स्टूडेंट हो, उसके बुक और मेरे बुक में दोनों में सुधार करके वो अपना नया बुक लिख दिया। तो जो कात्यायन थे वो पाणिनि के बुक लिख मतलब सुधार किए थे, संशोधन किए थे। तो पतंजलि क्या हुए, ये पतंजलि ने पाणिनि और कात्यायन के बुक का संशोधन करके अच्छे से लिखे थे, ये ध्यान रखना। अब जो ग्रंथ कात्यायन और एक चीज और देते हैं, ये क्या देते हैं, शुल्बसूत्र देते हैं, शुल्बसूत्र, ये मैथमेटियन से रिलेटेड है, मतलब गणितज्ञ से रिलेटेड है, शुल्बसूत्र, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो कपिल हैं वो सांख्य दर्शन से रिलेट करते हैं, सांख्य दर्शन से रिलेट करते हैं, दर्शन से संबंधित हैं, सांख्य दर्शन, समख्या दर्शन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्राचीन विचारकों में से किसने व्याकरण विषय पर संधियां लिखी, तो पाणिनि अष्टाध्यायी लिखते हैं, भर्तृहरि लिखते हैं, कपिला ये सांख्य दर्शन अभी जस्ट होता है, पतंजलि महाभाष्य वाले लिखते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बताएं, जो भर्तृहरि वाक्य पादिया लिखते हैं, ये किस पे था, ये फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखना। तो पाणिनि, भर्तृहरि और पतंजलि, तो ABD आपका करेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब व्यवसायों को, तो ये ILO के हिसाब से, ठीक, ये ध्यान। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म आप लोग लिखते रहिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना। ये 1965 में है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। अब यूनेस्को का स्थापना 1945 में, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक, एस फॉर साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1945 में। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ILO, ILO का क्या हो? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये 1919 में हुआ था इस्टेब्लिश। ITU क्या है? ITU, ITU क्या? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। ये 1865 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, व्यवसायों को किससे जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ जोड़ा जाएगा, भारतीय मानकों को व्यवसाय का क्या अंतर्राष्ट्रीय के साथ जोड़ा जाएगा, ये तो ये क्या? ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1919। UNDP 1945 में। ये क्या था? 1965 में। ये यूनेस्को 1945 में, ठीक। ये 1800 किस में था? 1865 में। ये ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे सब्सक्राइब करने से आपके क्या होता है? मोटिवेशन मुझे मिलता है, ठीक। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।